याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, युग चरण, बैड गांधीयन और भी बहुत सारे उपलब्धियां इनके हिस्से में। तो पर्सनालिटी सीरीज़ का ये अगला वीडियो, अगर आप रामधारी सिंह दिनकर के बारे में नहीं जानते हैं और अभी तक नहीं पढ़ते आए कि बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है, तो एक तो कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे राज्य के, हमारे देश के धरोहर हैं तो हमें पता ही होना चाहिए। और यकीन मानिए कि बीपीएससी में सवाल आएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है और इनडायरेक्टली जब बीपीएससी ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है तो बीपीएससी चाहती है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, सिर्फ इस्तेमाल न करें, समझें और अपने ऐसे में इन बातों को लिखें, ठीक है, ताकि आपका ऐसे एनरिच्ड लगे, आपका ऐसे लगे कि हाँ भाई कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट, कोई पढ़ा लिखा एस्पिरेंट लिख रहा है। तो पावर ऑफ पर्सनालिटी बीपीएससी का प्रीलिम सीरीज है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, पहले तो देखते हैं कि ये इनका पेन नेम था दिनकर, इसी नाम से ये लिखते थे। राष्ट्र कवि, जब बहुत ऊंचे दर्जे के कवि बन गए, जब इनकी कविताओं ने देश को अंदर से झकझोरा, इनकी कविताओं ने बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा दिया जो आज तक देते आ रही है, तो इनको राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया। युग चरण का, युग में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं, ठीक है। इनकी तुलना जो है वो अलेक्जेंडर पुश्किन से की जाती है। अलेक्जेंडर पुश्किन आप कहेंगे कौन? फाउंडर ऑफ मॉडर्न रशियन लिटरेचर। और पुश्किन ने लिबर्टी पे एक पोएम लिखा था। तो रसिया का जो रूलर था, वहाँ का जो रूलर जार था, जार ने इनको निकाल दिया था, नज़रबंद भी कर दिया था उसके बाद। तो पुश्किन से हमारे राज्य के, बिहार के राष्ट्र कवि महान रामधारी सिंह दिनकर की तुलना की जाती है, ठीक है। हालांकि मेरा मानना है कि ये थोड़ा रिवर्स होना चाहिए। जैसे भिखारी ठाकुर को बोला जाता है कि शेक्सपियर ऑफ ईस्ट, है ना। मेरा मानना है कि शेक्सपियर को क्यों ना बोलें कि भिखारी ठाकुर ऑफ वेस्ट। तो उसी तरह से अलेक्जेंडर पुश्किन से इनकी तुलना की जाती है। मेरा मानना है कि अलेक्जेंडर पुश्किन की तुलना रामधारी सिंह दिनकर से की जानी चाहिए। हालांकि ये थोड़ा वो अपना अपना भाव है, अपना प्रेम है और एक बायसनेस है जिसके वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये काफ़ी पहले हुए थे। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो आज़ादी के टाइम पे भी थे, आज़ादी के बाद भी थे और 1930s में बहुत एक्टिव थे। 30 से ये एक्टिव हो गए थे, ठीक है। नोटेबल अवार्ड्स क्या मिले हैं? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ मिला है उर्वशी नोवेल के लिए, ठीक है। और ये इनका एक्सेप्शनल नोवेल है, बताएंगे वो भी क्यों, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या इनके 3 बार राज्यसभा भी गए। ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इससे ही पता चलता है कि ये वीर रस के कवि थे। बैठ के वीर रस की कविताएं सुनाते थे, है ना। लोगों को उनके अंदर उनके उनके भावों को जगाते थे, ठीक है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना, है ना। तो अगर इतनी सारी चीजें हैं तो हमें तो इनके बारे में पढ़ना और जानना जरूर चाहिए, एग्जाम के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। ऑक्यूपेशन, पोएट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने 3 बार, जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि भाई रामधारी सिंह दिनकर थे क्या, क्या चीज़ थे वो, क्या हस्ती थे, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनका। लिटरेरी क्रिटिक भी थे, ठीक है, सटायरिस्ट भी थे, हरिशंकर परसाई की तरह। जो इनकी सबसे पहली कविता आई ना, वो आई विजय संदेश। 10 कविताओं का संकलन था जो फेमस हुआ। इसके पहले भी कविताएं उन्होंने लिखी थी, लेकिन विजय संदेश से इनकी स्थापना हो गई हिंदी जगत में, देश के लिए, ठीक है। और ये कविता क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कविता का संकलन, 10 कविताओं का संकलन, जो पीजेंट मूवमेंट 1928 में बरदोली में हुआ था, जिसके लीडर वल्लभ भाई पटेल थे और वहीं से इनको सरदार का टाइटल मिला था, ठीक है। तो वहां पे जो ये सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ था, उस पे बिहार में बैठ के रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी थी। तो विजय संदेश कविता, मैसेज ऑफ विक्ट्री, ठीक है, पूरे देश के लिए, कि इस तरह से हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं सरकार के सामने, ठीक है। अब चूंकि सरकार के खिलाफ एक तरह से लिख रहे हैं और अगर अपने देश के प्रति, नेशनल मूवमेंट के प्रति चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राष्ट्रीय पटल पर रख रहे हैं, तो निश्चित ही है कि सरकार के तरफ से दबाव बनेगा, सरकार के तरफ से परेशान किया जाएगा। तो इसलिए फिर वो एस्केप द रैथ ऑफ गवर्नमेंट बाय राइटिंग द सीडोनाइम ऑफ
अमिताभ। तो अमिताभ बच्चन के पहले हमारे राज्य में, बिहार में अमिताभ हो चुके हैं। इस नाम से वो लिखते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, और जो उनको कहना है अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से और अपने कविता संकलन के माध्यम से वो कह सके। तो अमिताभ के नाम से भी ये लिखते थे, जैसे दिनकर के नाम से लिखते हैं। प्राण भंग एक इनकी संकलन है कविता की, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता दें, ये लाइन याद करने के लिए नहीं है, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर की जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा जाता है कि ये जिन पे हाथ रख देते हैं उसकी किस्मत चमक जाती है हिंदी जगत में, और जिससे हाथ हटा लेते हैं वो बर्बाद हो जाता है। हिंदी के महान स्थापित आप कह सकते हैं कि हिंदी के पुत्र कह लीजिए इनको, रामचंद्र शुक्ल को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बात कही जाती है, ठीक है। तो ये हस्ती थी रामधारी सिंह दिनकर की, कि जस्ट अ सेकेंड, रामचंद्र शुक्ल भी उनको अरे यार, उनको भी रामचंद्र शुक्ल ने उनको इस तरह से प्रेज किया था, ठीक है। पहला जो पोएम कलेक्शन है दैट इज रेणुका, किताबों को हम लोग अभी लास्ट पेज में देखेंगे। हरिवंश नारायण बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो अमिताभ से पहले तो अमिताभ हमारे रामधारी सिंह दिनकर हो ही चुके थे। उन्होंने कहा कि दिनकर को एक नहीं 4 भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है, 4। उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, बोले 4 मिलना चाहिए, एक पोएट्री के लिए, एक प्रोज राइटिंग के लिए, एक लैंग्वेज के लिए, और एक सर्विस टू हिंदी के लिए। अब आप बताइए, क्या हमें रामधारी सिंह दिनकर के बारे में नहीं जानना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना भूल गया, इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। मोकामा स्कूल में ये पढ़ाए भी थे इन्होंने, और पटना कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी। बचपन जो आम बचपन होता है सबका, कि घर में पिताजी का खेती बाड़ी और बाकी चीज़ें हैं, तो एक संघर्ष तो रहता ही है, तो वो रहा। बहुत बहुत ज़्यादा धनाढ़ परिवार से नहीं थे, ठीक है। तो अपने दम पे, अपने संघर्ष के दम पे अपने आप को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया। तो हरिवंश नारायण बच्चन ने ये कह के इनकी तारीफ की थी। अब आ जाते हैं, ये देखिए, इमरजेंसी के टाइम पे जयप्रकाश नारायण की एक पंक्ति है जो बहुत फेमस है, जो उन्होंने बोला था, वो दिनकर का लिखा हुआ था, उनके पोएम से था, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद ये रेणुका से लिया गया था, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वैकेट द थ्रोन फॉर द पीपल आर कमिंग। किनके लिए बोला गया था? इंदिरा गांधी के लिए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लगाया गया था। आर्टिकल आप बता दीजिएगा कमेंट में, 360 आगे का आप बता देना, ठीक है। आर्टिकल 3, 5, 3, 6, 3 व्हाट, कमेंट में, ठीक है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक है। अब आते हैं इनकी किताबों पे, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक जो वर्ल्ड फेमस बुक है रश्मिरथी, दूसरा परशुराम की प्रतीक्षा, तीसरा कुरुक्षेत्र, ठीक है। उर्वशी के लिए तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला ही था। रेणुका बहुत जबरदस्त किताब। मिट्टी की ओर अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय, ये दोनों किताबें अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो दिमाग पे लोड नहीं लेना है। और लोकदेव नेहरू, नेहरू जी पे किताब लिखी थी, नेहरू जी के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध था, और लोकदेव नेहरू के किताब नाम से किताब लिखी गई थी, ठीक है। तो रश्मिरथी में क्या है, महाभारत में जब पांडव वनवास से लौट के आते हैं तो उस पर यह किताब है। इसमें कर्ण के जीवन के बारे में है, पांडव जब लौट के आते हो तो उनके बारे में है। इसी में ये जो पंक्ति है ना, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये रश्मिरथी की पंक्ति है, ठीक है। वर्षों तक वन में घूम घूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय यदि तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, मुझे बांधने तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। तो इसी तरह से पूरी कविता है। हाँ, थोड़ा इमोशनल हो गए, बह गए, इसलिए सुना दिया आपको। रश्मिरथी, ठीक है, महाभारत पे। परशुराम की प्रतीक्षा, जब हम हारते हैं, इंडिया चाइना वॉर होता है और हम हार जाते हैं,
उस पे ये किताब लिखी गई है कि यह पाप उन्हीं का हमको मार गया, भारत अपने ही घर में हार गया है। कौन यहाँ कारण जो कि नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इंडो चाइना वॉर पे ये पुस्तक लिखी गई है। तो परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिखा गया था। ठीक है, वीर रस के कवि थे। बैड गांधीयन इसीलिए दिनकर अपने आप को बोलते थे क्योंकि गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, गांधी की आइडियोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, लेकिन साथ ही साथ वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को भी सपोर्ट करते थे, क्रांतिकारी विचारों को भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये पुस्तकें जो है ना, यही क्रांतिकारी विचार का द्योतक है। ठीक है, उर्वशी एकमात्र जो इनका एक्सेप्शनल बुक है, दैट इज ये लव स्टोरी है किंग पुरुरवा का, और उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा थी, हेवन की क्वीन कहा जाता है उनको, तो इनका लव स्टोरी है उर्वशी। ठीक है, बाकी सब वीर रस का है। नाचो हे नटवर नाचो, चंद्रचूड़ त्रिनयन गंगाधर आदि प्रलय अवढर शंकर नाचो हे नाचो नटवर रेणुका। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। ये किताब देखिए नेहरू जी की, ये भी पूछा जा सकता है, लोकदेव नेहरू। ठीक है, उनका मानना था कि सच में ये लोगों के एक तरह से मतलब सेवक हैं और सेवक होने की वजह से देवता बन रहे हैं। और इसमें सिर्फ महिमा मंडन नहीं किया गया है, नेहरू को क्रिटिसाइज भी किया गया है, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उनके विचारों के बारे में बताई गई हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। ये था रामधारी से दिनकर पे पर्सनालिटी सीरीज का ये वाला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लग गया शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लग गया दोबारा देख लीजिएगा। खूब पढ़िए, जम के पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।